नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ से ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चूज़ करने की रिक्वेस्ट की है। तो ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये कन्फ्यूज़न है कि नया या पुराना कौन सा टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर होगा। और इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टैक्स रिजीम के अराउंड एक डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा टैक्स रिजीम हमको कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और किसमें क्या कमियां हैं, ताकि आप अपने लिए ये डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम सूटेबल फील हो रहा है। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इससे पहले कि मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि दोनों ही टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करने का जो भी ऑप्शन आपके पास ओपन है, जो कि आपके एम्प्लॉयर्स आपसे माँग रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो आपने सेलेक्ट कर दिया वही आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा और आप उसको आगे चेंज नहीं कर सकते। आप मेबी आपने आज न्यू टैक्स रेजिम फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लिया, तो आगे जाके जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपने अपनी सारी कैलकुलेशंस की, आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए ज़्यादा बेहतर था, तो आप आईटीआर भरते टाइम उसको फिर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और ऑब्वियसली बेस्ड ऑन न्यू कैलकुलेशन आपका जो भी टैक्स निकलेगा या आपको रिफंड आना होगा, वो फिर अकॉर्डिंगली आएगा। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने अभी सेलेक्ट कर दिया, तो फिर वो पत्थर की लकीर हो गई। आप उसको आगे जाके आईटीआर भरते टाइम भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो अब एक एक्सेल शीट है जो मैंने एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए ड्राफ्ट की है खुद से, जहाँ पे स्टार्ट में तो बेसिकली मैं एक ये अगर आप ये टेबल देखेंगे, तो इस टेबल के थ्रू मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स स्लैब जो है, उस पे कितना परसेंट आपका जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होता है, ओल्ड रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आप गौर से इसको देखेंगे, तो जो स्टार्ट की रेंज है, सैलरी रेंज है, उसमें न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट काफ़ी कम है, जबकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20% बहुत जल्दी अप्लाई होने लगता है। तो अगर 5 लाख की जैसे ढाई से 5 लाख तक यहाँ पे 5% लगता है, यहाँ पे आपका ढाई से 3 लाख पे तो कुछ लगता ही नहीं, 3 लाख से 5 लाख के बाद 5% लगता है और वो 6 लाख पे भी 5 ही परसेंट लगता है, उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, बहुत ग्रेजुअली चेंज हो रहा है टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजीम में। बट जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 5% के बाद डायरेक्ट जाके 20% टैक्स आप पे लागू होने लगता है और फिर 30%। अगर आप देखेंगे और गौर से, तो देखिए 10 लाख के बाद ही यहाँ पर आप पे 30% टैक्स अप्लाई होने लगता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख के बाद आप पे टैक्स 30% टैक्स अप्लाई होता है। अगर आप ये पहली कंडीशन देखोगे जहाँ पे परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद न्यू टैक्स रिजीम तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें तो टैक्स रेट काफी कम लग रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में कोशिश ये की है कि जो एक्सटेंशंस, डिडक्शंस, ये जो जितने भी कंडीशंस लगा रखी थी, वो उनको एक प्लेन एंड सिंपल फॉर्म में टैक्स स्ट्रक्चर को लेके आना चाह रहे हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम उसी की तरफ एक कदम है कि उन्होंने क्या किया, जितने भी टैक्स डिडक्शंस हैं, जितनी भी एक्सेम्पशंस हैं, वो खत्म करने की कोशिश की है। प्लेन एंड सिंपल वो एक टैक्स स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हैं। चलिए, तो अभी हमने ये एक कंडीशन डिस्कस की जहां पे हमने टैक्स रेट के बारे में जाना कि किस इनकम रेंज पे क्या टैक्स रेट आप पे अप्लाई होता है। अब बात करते हैं एक्सेम्पशंस कौन से कंसीडर्ड होते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों उन्होंने टैक्स रेट घटा दिया, तो उन्होंने साथ के साथ में जितने भी एक्सेम्पशंस और डिडक्शंस थे, वो भी उन्होंने सारे एबोलिश कर दिए। जैसे कि ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम में आपको केवल और केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल होता है, जो कि 50,000 की लिमिट है, जो भी लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस की है, इसके पहले वो भी नहीं थी। तो न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका अप्लाई होता है और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, वो एप्लीकेबल होता है, जिसकी लिमिट 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा सारे डिडक्शंस, एक्सेम्पशंस न्यू टैक्स रिजिम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके अदर साइड जो ओल्ड टैक्स रिजिम में, उसमें आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। आप एटीसी में कंट्रीब्यूट करके 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल प्रीमियम्स, जो आप खुद के लिए मेडिकल प्रीमियम पे करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए पे करते हैं, उस पे आप बचा सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट रेट पे भी आप कुछ टैक्स बचा सकते हैं। एचआरए अगर आप एप्लीकेबल है, आप रेंट पे करते हैं, वो भी आप शो करके टैक्स बचा सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस आपके लिए एप्लीकेबल होता है, आप हर 4 साल में 2 बार जर्नी करके और जो ट्रैवल बिल्स हैं वो प्रोड्यूस करके आप लीव ट्रैवल अलाउंस पे भी टैक्स सेव कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। जहाँ जो आप न्यू टैक्स रिजिम में 10% ऑफ बेसिक सैलरी पे आप टैक्स बचा रहे थे, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है और उसके साथ-साथ यहाँ पे एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो अंडर एप्लीकेबल सेक्शन आप टैक्स सेव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड टैक्स रेट वहाँ पे ज़्यादा है। तो दोनों ही आप रिजिम को अगर आप कंपेयर करोगे, तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स सैलरी इनकम और उसके इन्वेस्टमेंट्स जो वो करना चाहता है, उसके बेसिस पे ही ये फाइनल डिसीजन पे आ सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये दिखाता हूँ। मैं 2 इनकम रेंजेस के लिए कैलकुलेट करूँगा। पहली इनकम रेंज 25 लैक्स जो मैं लेके चल रहा हूँ और सेकंड इनकम रेंज है जो कि मैं लेके चलूँगा आपका 12 लैक्स। तो 25 लाख रुपए पे मैं आपको ये दिखाऊँगा कि 25 लाख एक हायर इनकम रेंज में मानता हूँ और इसके साथ ही मैं सारे के सारे जो एक्सेम्पशंस अवेलेबल हैं और डिडक्शंस, वो सारे मैंने अवेल कर लिए। अब देखते हैं कि मेरे लिए न्यू टैक्स रेजिम अच्छा होगा या ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छा होगा।
तो देखिए 0 टू 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अगर आप सामने देखेंगे 25 लाख की मैं इनकम लेके चल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एचआरए, एलटीए जो भी एग्जम्पशंस थे वो आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। मैंने केवल एलटीए कंसीडर किया है कि मैं लीव ट्रैवल अलाउंस इस ईयर में अपना अवेल कर रहा हूँ, तो 50,000 मुझे उस पे छूट मिल जाएगी, 2 लाख रुपए होम लोन के इंटरेस्ट पे छूट मिल जाएगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा, ये 1.5 लाख रुपए मैंने एटीसी के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया, पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, तो 1.5 लाख रुपए मुझे वहाँ छूट मिल गई। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने सपोज अपने लिए, अपने पेरेंट्स दोनों के लिए 25-25 हज़ार रुपए की जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट कर ली, तो मेरा यहाँ 50 हज़ार रुपए की छूट मिल गई। अब मैं जब ये कैलकुलेट करूंगा तो आप सामने देखेंगे, तो आप देखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स बनेगा वो 4,52,000 रुपए का बनेगा, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 4,29,000 का टैक्स बनेगा। तो जाहिर सी बात है ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। पर ये कब है? जब हमने बहुत सारे इनकम टैक्स डिक्लेरेशन किए, डिडक्शन एक्सेम्पशन सारे अवेल किए। ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, आप डिडक्शन अवेल करोगे, तो आपकी इन हैंड जो फाइनल सैलरी जो आपके हाथों में बचेगी वो कम ही होने वाली है, बिकॉज आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया या प्रीमियम्स भर दिए। तो जो इन हैंड है वो आपके हाथ में कम आएगी, बट ऑब्वियसली आपने कुछ टैक्स यहाँ पे सेव कर लिया। अब बात करते हैं कि जब मैं कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं कर रहा हूँ, 12 लाख मेरी सैलरी है, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो जब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करूंगा, तो मैंने जीरो कोई भी डिडक्शन एक्सेम्पशन कुछ भी अवेल नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखिए न्यू टैक्स रिजीम में केवल 85,000 आप पे टैक्स पड़ेगा 12 लाख की सैलरी पर, जबकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें आप जाओगे तो 1,63,000 का टैक्स है। तो जो बेसिक समरी निकल के आ रहा है वो ये कि अगर आप सारे के सारे जो डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस हैं, अगर आप वो अवेल कर सकते हैं, तो आप ओल्ड रिजीम की तरफ जाइए। अदरवाइज न्यू रिजीम इज बेस्ट, बिकॉज उसमें जो जो टैक्स एप्लीकेबल रेट है वो बहुत कम है। हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या कहता है कि अगर आप लोअर टैक्स स्लैब में हैं, 7-8 लाख रुपए वाली रेंज में से इनकम रेंज में, तो आप न्यू रिजीम में आंख बंद करके जाइए, वही आपके लिए बेस्ट है। अब जब आप उससे ऊपर की सैलरी रेंजेस में जाते हैं, तो अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करने में कितने कितना कंफर्टेबल हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जैसे कि पीपीएफ एटीसी वाला या होम लोन ले लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर आप तैयार हैं ये चीज करने के लिए, दुनिया जहाँ के इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, एलटीए, फिर ये प्रूफ, तो फिर आप फिर से ओल्ड रिजीम की तरफ आप रुख कर सकते हैं। बट अगर आपको ये सब बहुत हैसल लगता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता, कौन, मैं भी होम लोन भी नहीं लूंगा, पता नहीं, मैं तो रेंट पे ही रहने के लिए रेडी हूँ, तो बेहतर है कि आप न्यू रिजीम की तरफ ही जाइए। अब जब बहुत हायर स्लैब में आप आ गए, सपोज आप 30 लाख प्लस आपकी सैलरी हो गई है, अब क्या किया जाए? तो जाहिर सी बात है, एक बार 30 प्लस आप रेंज में आ गए हो, तो आप घर भी लेना प्रेफर करोगे खुद का, तो आप होम लोन लोगे। इन्वेस्टमेंट्स भी आप कहीं कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। आप घूमने भी जाएंगे तो एलटीए भी क्लेम कर सकते हैं आप खुद के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेंगे ही, बिकॉज दैट इज समथिंग जो जो कि हमेशा सजेस्ट की जाती है। तो जब आप हायर रेंज में जाते हैं, तो फिर आप कोशिश करिए कि सारे जो अवेलेबल एग्जामेशन है, डिडक्शन है, उनको आप अवेल करिए, ताकि आप ओल्ड रिजीम ही फिर से सिलेक्ट करके और कम टैक्स भर के अपनी सारी जो आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप फुलफिल कर लेंगे। तो ये एक बेसिक कंक्लूजन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।